जी, एस हिंदी में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं फिजिक्स के, जो कि हर एग्जाम में बार-बार रिपीटेड हैं, बार-बार पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त धातु। तो विद्युत किस धातु से हम प्रयोग करते हैं? यूरेनियम से। क्योंकि यूरेनियम का निर्यात इतनी आसानी से होता नहीं है और इससे विद्युत पैदा किया जाता है। तो बहुत से ऐसे देश हैं जो विद्युत उत्पन्न करने के नाम पर यूरेनियम का आयात करते हैं, और लेकिन इससे बनाते हैं बम। और इसे परमाणु बम भी जाता है यूरेनियम 92 से। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर क्या होगा? अगर कमरे में जो रेफ्रिजरेटर रखा है, फ्रिज रखी है, उसका अगर दरवाजा खोल दें तो क्या कमरा पूरा ठंडा हो जाएगा? नहीं, कमरे का तापमान थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि बस एक बार ध्यान देंगे तो ये याद रहेगा और एग्जाम में आप कर पाएंगे। फ्यूज किससे बनता है? जो फ्यूज होता है, जो आपके घर में जो सॉकेट होते हैं उसमें लगा होता है फ्यूज। तो फ्यूज बस उसका जिसका गलनांक बहुत कम होता है, तो वो किससे बना होता है? वो टिन और शीशे के मिश्र धातु से बना होता है टिन। फ्यूज गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? अगर कोई भी अर्धचालक है, जैसे सेमीकंडक्टर में कौन कौन सा आता है? सेमीकंडक्टर में एक तो जर्मेनियम आता है, ठीक है, याद रखेंगे ये जर्मेनियम है। और एक तो सिलिकॉन है, जो सबसे बेहतरीन अर्धचालक है। ये ट्रांजिस्टर वगैरह में प्रयोग किया जाता है। तो गर्म अगर ट्रांजिस्टर गर्म होगा तो उसका क्या होगा? प्रतिरोध क्या होगा? घट जाएगा। प्रतिरोध का एक फार्मूला याद रखेंगे, किसी भी टेम्परेचर पर ये 1 - अल्फा डेल्टा टी होता है। डेल्टा टी जो है कब टेम्परेचर है। तो और नट क्या है? इसका प्रारंभिक प्रतिरोध है। तो प्रारंभिक प्रतिरोध में से घट ही रहा है कुछ ना कुछ, तो क्या होगा? किसी भी टेम्परेचर पर उसका प्रतिरोध सेमीकंडक्टर का वो घटता जाएगा। तो जब पंखा चलता है गर्मी के मौसम में तो हमें आराम की अनुभूति होती है। इसलिए आराम की अनुभूति होती है क्योंकि पसीना तेजी से वाष्पित होता है। ठीक है। एक्रिलिक क्या है? ये कृत्रिम ऊन है। कृत्रिम ऊन किसे कहते हैं? एक्रिलिक को। और रेयान को क्या कहा जाता है? कृत्रिम रेशा। ये दोनों दोनों में कंफ्यूजन होता है, इसलिए एक साथ लिखा गया है। एक्रिलिक की जब बात आएगी ये तो कृत्रिम ऊन होगा, और रेयान क्या होगा? कृत्रिम रेशा होगा। दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? दूरदृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तु दिखाई देती है, जो इसमें पॉजिटिव साइन देता है कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है। तो ऐसा कोई लेंस लगाएं जिससे हमें नजदीक की भी वस्तु दिखाई देने लगे, जो प्रतिबिंब बने वो नजदीक बने। तो आप अगर उत्तल लेंस की बात करते हैं तो आप देखिए उत्तल लेंस कैसा होता है। उत्तल लेंस ऐसा होता है, ठीक है। जब उत्तल लेंस क्या होता है? जब इस पे किरण आएगी तो ये बहुत नजदीक प्रकाश की किरणें एक दूसरे पर आकर केंद्रित हो जाती हैं, बहुत से नजदीक उत्तल लेंस में। तो दूर दृष्टि दोष हमें नजदीक देखना है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की चीजें दिखाई दे रही हैं, दूर की चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं, तो ऐसा कोई लेंस लें जो प्रकाश को फैला दे। तो अवतल लेंस ऐसा लेंस होता है जो प्रकाश को क्या करता है? फैला देता है। अगर यहाँ से प्रकाश आता है तो ये ऐसे फैल जाता है, ठीक है। तो दूर की वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं अवतल लेंस से। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास किस प्रकार के लेंस बनते हैं? ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में मतलब हर टाइप के क्वेश्चन कराए नहीं जा सकते, लेकिन कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा आपको। जैसे पढ़ने के लिए सिर्फ 25 सेंटीमीटर की जरूरत होती है आपको, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस है, मतलब मिनिमम डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। तो पढ़ने के लिए मतलब नजदीक कोई वस्तु रखी है उसको आपको देखना है। इसका मतलब पढ़ने में आपको दिक्कत हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि दूर की वस्तु आपको दिखाई दे रही है, मतलब दूर दृष्टि दोष है आपको। निकट की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, किताबें तो नजदीक होंगी, इसलिए दृष्टि दोष दूर करने का कौन सा लेंस अभी प्रयोग किए हैं? उत्तल लेंस। तो क्या करेंगे? उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ऐसे सोचना पड़ेगा एग्जाम में। सारे क्वेश्चन आपकी नजरों से गुजरे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपके सामने से गुजर जाएगा। तो आपको वहां पर ऐसे ही एक दूसरे से कंपैरिजन करके क्वेश्चन को बनाने पड़ेंगे। ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड, ये याद ही कर लेना है। प्रकाश की किरण की प्रकृति कैसे होती है? जो ये प्रकाश होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो उसकी रंग और कण दोनों प्रकार का प्रकाश होता है। मतलब प्रकाश का जो गुण होता है उसमें तरंग का भी गुण होता है और कण का मतलब पार्टिकल का भी गुण होता है। रात के समय तारों का टिमटिमाना मतलब किस वजह से रात के समय तारे टिमटिमाते हैं? तो ये प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश के अपवर्तन की वजह से
तारे जो है टिमटिमाते हैं, मतलब तारे हैं तो बहुत दूर, लेकिन वो अपवर्तन की वजह से हमें एक तो नजदीक दिखाई देते हैं और दूसरे टिमटिमाते हैं। पानी का अधिकतम घनत्व किस टेम्परेचर पर होता है? जब हम पानी की बात करते हैं तो पानी का अधिकतम जो घनत्व है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ये मैक्सिमम घनत्व होता है। तो जब मैक्सिमम घनत्व होता है तो मिनिमम क्या होगा? वो आयतन होगा, क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन। सिंपल। तो घनत्व को आप अगर बढ़ाएंगे तो आयतन को घटाना पड़ेगा। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी तरह पिघल जाए तो जल का स्तर क्या होगा? तो मतलब कोई एक बीकर है, इसमें यहाँ तक पानी भरा है, इसमें एक टुकड़ा बर्फ का है। बर्फ ये अभी है तो पानी का जल स्तर इतना है एच हाइट पर, लेकिन अगर ये बर्फ पिघल जाता है तो क्या इसका हाइट कम होगा या ज़्यादा होगा? तो जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उत्प्लावन बल के नियम से जब बर्फ इसमें डुबोई जाती है तो ये अपने भार के बराबर जल जो है ऑलरेडी ऊपर उठा चुका है, और जब ये बर्फ पिघलेगा तो जो भार खाली होगा, जो स्थान ये घेरा था उसी को सिर्फ भर देगा बस, और कुछ करेगा नहीं। तो जो पहले से जल को ऊपर उठाया है उसको अपने ही वाटर से उसको पूर्ति कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया ये बातें? वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? मतलब कोई भी बूंद है, अगर पानी है जिसमें भी बहने की क्षमता है, वो अपने आप को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, मतलब जो अपनी वो त्रिज्या है उसको कम करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसमें पृष्ठ तनाव लगता है, और पृष्ठ तनाव की वजह से वो हमेशा अपने आप को सिकोड़ने की कोशिश करता है। जब एक पत्थर को चांद से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? चांद पर लाया जाता है तो हम सबको पता ही है कि पृथ्वी का जो गुरुत्व होता है वो कितना होता है? जी होता है। और जब ये हम चांद पे जाते हैं तो G/6 हो जाता है। तो भार जो होता है m/g होता है, और लेकिन द्रव्यमान केवल m होता है। तो जब m है, जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान है कोई 5 किलो का है, उसको आप कहीं ले जाइए, क्या चाहे यहाँ रखिए चाहे चांद पे ले जाइए, किलो तो वही है। तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन भार में चूंकि जी के मान में परिवर्तन हो रहा है इसलिए भार में भी परिवर्तन होगा। तो जब किसी को पृथ्वी से चांद पे ले जाएंगे या चांद को पृथ्वी पे ले जाएंगे तो उसका जो भार है वो बदल जाएगा, लेकिन जो द्रव्यमान है वो क्या होगा? सेम ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी से क्यों पक जाता है? क्योंकि प्रेशर कुकर में सबको पता है कि प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ता है तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मतलब पीवी इक्वल टू एनआरटी से प्रेशर बढ़ाया गया तो टेम्परेचर भी बढ़ गया। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है कि जब खाली बर्तन था, जब कुकर में नहीं रखा गया था, तो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। सबको पता है टेम्परेचर कितने में? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन जैसे ही आप कुकर में डालते हैं और उसका प्रेशर बढ़ाते हैं तो यही पानी 120 पर उबलने लगता है। तो जो खाना 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 8 मिनट में पक रहा था, अब 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर थोड़ा जल्दी ही पक जाएगा, 5 मिनट में। ठीक है, तो टाइम कम हुआ कि नहीं, तो जल्दी खाना पक जाएगा। तो ये वाली बात है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि पानी जो है वो अपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा, अपने तापमान से ज़्यादा पर उबलने लगता है, और उसका प्रेशर तो बढ़ ही रहता है। में ऊर्जा का निर्माण ये नाभिकीय संलयन से होता है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन कैसे होता है? संलयन की क्रिया में क्या होता है कि जो दो नाभिक हैं ये जुड़ते हैं आपस में। ठीक है, नाभिकीय संलयन में नाभिकों का क्या होता है? जुड़ाव होता है। तो हम सूर्य जो है वो हीलियम से बना हुआ है। सूर्य किससे बना हुआ है? हीलियम से। तो हीलियम का वहां पर नाभिकीय संलयन होता है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? ये 19 अप्रैल 1975 को जो छोड़ा गया। ठीक है, प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है, याद रखिएगा। सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में समय कितना लगता है? एक्यूरेट टाइम है 499 सेकेंड, 8 मिनट 19 सेकेंड। रोशनी के बल्बों में फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। अर्धचालक के रूप में प्रयोग अर्धचालक कौन कौन से होता है? अभी ऊपर बताया गया है, जर्मेनियम, और कौन सी होती है? सिलिकॉन होती है। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है? वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार ऑब्वियस सी बात है सूर्य ही है। परमाणु बम परमाणु बम देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, एक परमाणु बम है, एक हाइड्रोजन बम है। तो परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन होता है। विखंडन मतलब टूटता है। कोई भी नाभिक, जैसे A+B है,
तो ये क्या होगा, इसका विखंडन होगा, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मतलब कई टुकड़ों में ये बंट जाएगा। इस पे जब वो अलग से हम रिएक्शन देखेंगे, इस पे जब न्यूट्रॉन की बमबारी करेंगे, तो नाभिकीय विखंडन में ये कई और पार्ट में चला जाता है। लेकिन नाभिकीय संलयन में क्या होगा, नाभिकीय संलयन में अगर A प्लस बी है तो ये जुड़ जाएगा, मतलब ए बी हो जाएगा, इसमें क्या होगा, जुड़ाव हो जाएगा। तो नाभिकीय जो परमाणु बम है ये नाभिकीय विखंडन पर है, और जो हाइड्रोजन बम है ये नाभिकीय संलयन है। और लेकिन कैसा नाभिकीय संलयन है, अनियंत्रित है, मतलब इसको नियंत्रित नहीं किया जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि परमाणु बम से ज्यादा हाइड्रोजन बम खतरनाक होता है। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं पाई जाती है, तो वायु में रेडॉन नहीं पाई जाती है। रेडॉन भी अक्रिय गैस है, लेकिन ये धरती पर, मतलब जो जमीन है उससे तल पर लगी हुई होती है, जैसे आपके पुराने कमरे होते हैं उसमें भी रेडॉन गैस निकलती है, और कई जगह से निकलती है, जो कि लेकिन ये धरती पर होती है, वायु में नहीं पाई जाती है, और ये सबसे भारी अक्रिय गैस मानी जाती है। थैंक यू।